अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। दिस इज मी आयबा वर्सानी। आज हम इंशाल्लाह और अजीज अपने सेवेंथ लेक्चर का गालिबन आगाज करने वाले हैं। हमारी प्लेलिस्ट चल रही है बेसिक एग्रीकल्चर। और आज हमारा टॉपिक है न्यूट्रिएंट स्टोर हाउसेस इन प्लांट्स, फर्टिलाइजर्स एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो इंशाल्लाह इसका आगाज करते हैं। विदाउट फर्दर अडू रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन। अच्छा जी, अब हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट्स स्टोर हाउसेस इन प्लांट्स। Plants act as plant act as storehouses for essential nutrients which are critical for their growth and development. ठीक है, मतलब इनकी ओवरऑल हेल्थ के लिए वो इम्पोर्टेंट है। These nutrients can be broadly categorized into two groups, macro and micronutrients. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो हैं जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, और दे प्ले की रोल्स इन वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आ जाता है। और नाइट्रोजन की बात करें तो अगर वन लाइन में याद करना है तो इट इज एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड क्लोरोफिल फॉर्मेशन। इसके अलावा इट इज अच्छा, क्लोरोफिल किस लिए जरूरी होता है? क्लोरोफिल इज क्रूशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा नाइट्रोजन का रोल ये होता है कि इट्स अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमीनो एसिड्स, द कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन, एंड इट इन्फ्लुएंसेस प्लांट ग्रोथ एंड लीफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसके कुछ और मजीद फजाइल हैं। इसके बाद फॉस्फोरस, वाइटल फॉर ट्रांसफरिंग एटीपी, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी है। ठीक है, वाइटल फॉर एनर्जी ट्रांसफर एंड रूट डेवलपमेंट। ठीक है, मजीद फॉस्फोरस सपोर्ट्स सेल्यूलर प्रोसेसेस इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम रेगुलेट्स स्टोमेटल ओपनिंग एंड इट इज क्रूशियल फॉर वाटर बैलेंस। ठीक है, स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है, उससे वाटर बैलेंस, उसके लिए पोटेशियम जरूरी है। इसके अलावा पोटेशियम हेल्प्स इन दी एंजाइम एक्टिवेशन, फोटोसिंथेसिस एंड दी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड स्टार्च। इसके बाद हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देख लेते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो जो स्मॉलर अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसे आयरन और जिंक। आयरन क्या है भाई? इंपॉर्टेंट फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन वेरियस एंजाइमेटिक रिएक्शंस। ठीक है, आयरन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल which allows plants to effectively कैप्चर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये इसके कुछ मजीद आयरन के फवायद हैं। इसके अलावा जिंक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एंजाइम एक्टिवेशन एंड ग्रोथ रेगुलेशन। ठीक है, उसके अलावा जिंक इज इन्वॉल्व इन न्यूमरस बायोकेमिकल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग प्रोटीन सिंथेसिस एंड हार्मोन प्रोडक्शन विच आर वाइटल फॉर प्लांट ग्रोथ। These nutrients are absorbed from the soil through roots, primarily via active transport and diffusion mechanisms. तो बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी टू मूव न्यूट्रिएंट्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स इन specialized transport protein in root cell membranes facilitate the uptake of nutrients like potassium and phosphate। यानी ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। यानी वरना वेल जो एक नॉर्मल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है एक तो है उसी के साथ फ्लो में जाना, लेकिन ये उसके अगेंस्ट जा रहा है। जब उसके अगेंस्ट जाएगा तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसमें कुछ स्पेशलाइज प्रोटीन होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशलाइज होते हैं। तो वो रूट की सेल मेम्ब्रेन में होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक पोटेशियम एंड फॉस्फेट। इसके अलावा डिफ्यूजन डिफ्यूजन देख लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स कैन आल्सो एंटर प्लांट रूट्स थ्रू पैसिव डिफ्यूजन where they can move from areas of higher concentration in the soil to the lower concentration area within the root cells. This process is important for elements like nitrogen in the form of nitrate or ammonium। ठीक है जी, तो ये इसकी कुछ एलैबोरेशन थी। हम आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजर्स। Fertilizers are substances added to soil or plants to supply essential nutrients that promote plant growth. They can be classified into two main types। एक तो केमिकल और एक बेसिकली केमिकल जो होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं या लैब में बने हुए होते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स दूसरी उसकी टाइप है।
तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं दे आर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। कॉमन फॉर्म्स कॉमन फॉर्म्स जो होती हैं वो लिखी हुई है कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फॉस्फेट और पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो बेसिकली जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं ना दे आर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, मतलब जो लैब वगैरह में बनते हैं, और दे आर स्पेशली डिजाइन टू डिलीवर एसेंशियल एलिमेंट्स डायरेक्टली टू प्लांट्स इंश्योरिंग क्विक अवेलेबिलिटी। ये इनका एक फायदा है, ये क्विक होता है। अच्छा जी, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो वो यूरिया हो गया या अमोनियम नाइट्रेट हो गया। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? दीज फर्टिलाइजर्स सप्लाई नाइट्रोजन विच इज वाइटल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, नंबर वन। दूसरा क्लोरोफिल फॉर्मेशन, तीसरा ओवरऑल प्लांट ग्रोथ। इसके अलावा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं जिसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है सुपर फॉस्फेट और डैप, डाई अमोनियम फॉस्फेट। अब इनका फायदा क्या होता है? इनका फंक्शन ये है कि दीज फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड फॉस्फोरस विच इज क्रूशियल फॉर एनर्जी ट्रांसफर यानी एटीपी। और दूसरा फंक्शन क्या है इसका? रूट डेवलपमेंट। और तीसरा फ्लावरिंग में भी ये मदद करता है। इसके अलावा पोटेसिक फर्टिलाइजर्स हैं, उसकी एग्जांपल है पोटेशियम क्लोराइड। इसका फंक्शन क्या है? दीज फर्टिलाइजर्स सप्लाई पोटेशियम which regulates stomatal opening and is essential for water balance and enzymatic reaction। ठीक है जी, इसके अलावा अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को देख लें, ड्राइव्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, ये सस्टेनेबल ऑर्गेनिक और ग्रीन एग्रीकल्चर वगैरह में भी इसका बहुत चर्चा होता है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज किया जाए। तो बेसिकली ये नेचुरल रिसोर्सेज से लिया जाता है एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू सॉइल फर्टिलिटी व्हाइल इंप्रूविंग इट्स स्ट्रक्चर एंड हेल्थ। ठीक है, they release nutrients slowly than chemical fertilizers, but they enhance long term soil quality। ठीक है, इसमें कोई एग्जांपल है जैसे मैन्योर और कंपोस्ट। मैन्योर होता है एनिमल वेस्ट दैट इनरिचेस सॉइल फर्टिलिटी। इसका बेनिफिट क्या है? मैन्योर एड्स ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल which improves its structure, enhances the microbial activity and provides a balanced nutrient supply। इसके अलावा कंपोस्ट को अगर हम देख लें तो कंपोस्ट क्या है? डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर दैट improves द सॉइल स्ट्रक्चर, यानी ये डिकम्पोज्ड है। बेसिकली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर क्रिएटेड फ्रॉम प्लांट रेजिड्यूज या किचन स्क्रैप्स या अदर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। इसका बेनिफिट क्या है? कंपोस्ट improves the overall soil structure, increases water retention and provides a slow release source of nutrients। तो बेसिकली दोनों फर्टिलाइजर दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉडर्न एग्रीकल्चर। केमिकल फर्टिलाइजर शॉर्ट टर्म इमीडिएट रिजल्ट्स देता है और ऑर्गेनिक वाला जो है वो लॉन्ग टर्म देता है। ठीक है, बोथ टाइप ऑफ फर्टिलाइजर कैन लीड टू द इम्प्रूव क्रॉप यील्ड्स एंड हेल्दियर सॉइल, अल्टीमेटली सपोर्टिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। Understanding the appropriate use of each type of fertilizer is essential for maximizing the agriculture productivity while minimizing the environmental impact। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, अगर हम खाली प्रोडक्टिविटी पे काम करें एनवायरनमेंट को छोड़ दें तो वो भी एक जो है वो लॉन्ग टर्म में हमें मसला करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी रेफर्स टू द इफेक्टिवनेस with which plant utilizes applied fertilizers। ठीक है, it is influenced by the following factors। तो बेसिकली ये होता है कि it refers to the effectiveness with which the plants utilize applied fertilizers। It is a crucial measure that helps the farmers understand how well their fertilization practices contribute to crop yield and overall agricultural productivity। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है और कुछ इसके फैक्टर्स हैं जिसको इफेक्ट कर रहे हैं। वो एक है सॉइल टाइप एंड कंडीशन, दूसरा क्रॉप टाइप एंड ग्रोथ स्टेज, तीसरा एप्लीकेशन टाइमिंग एंड मेथड। मतलब इन चीज़ों को मलहूज रखते हुए, इनको देखते हुए हमें फर्टिलाइजर को यूज़ करना है। सबसे पहले जैसे अगर हम देख लें कि सॉइल टाइप एंड कंडीशन, उस पर अगर हम बात करें थोड़ी सी तो वो ये हुई कि मतलब तो वो ये होगी कि डिफरेंट सॉइल टाइप्स, एग्जांपल सैंडी, क्ले, लूमी हैव वेरिंग कैपेसिटीज टू रिटेन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सॉइल हेल्थ इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी आल्सो अफेक्ट्स द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड अपटेक बाय प्लांट्स। इसके अलावा अगर हम क्रॉप टाइप और ग्रोथ स्टेज की बात करें तो डिफरेंट क्रॉप्स हैव यूनिक न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट एट वेरियस ग्रोथ स्टेजेस।
फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें कि लीफी वेजिटेबल्स में रिक्वायर मोर नाइट्रोजन ड्यूरिंग देयर अर्ली ग्रोथ फेजेस, while fruiting crops may need higher potassium levels during flowering and fruit development. तो ये अलग अलग स्टेजेस पे अलग 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 रिक्वायरमेंट्स होती हैं. इसी तरह एप्लीकेशन टाइमिंग एंड मेथड की अगर हम बात करें तो वहाँ ये बात होती है, द टाइमिंग ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इज क्रूशियल. अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स एट द राइट स्टेज ऑफ क्रॉप, applying fertilizer at the right stage of crop growth maximizes nutrient uptake. Additionally, the method of application, जैसे अगर ब्रॉडकास्टिंग की है उस तरीके से अप्लाई किया या फोलियर फीडिंग की है या बैंडिंग की है, they can influence how effectively the nutrients are absorbed by plants. ठीक है. इसके अलावा एक चीज अगर हम और देख लें, लास्ट पॉइंट, improving fertilizers use efficiency involves practices like soil testing, proper dosage calculation and using slow release formulations. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, इसको और थोड़ा फर्दर देख लेते हैं. सॉइल टेस्टिंग क्या है? कंडक्टिंग रेगुलर सॉइल टेस्ट टू हेल्प डिटरमाइन द न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ द सॉइल, allowing for tailored या customized fertilizer application based on specific crop needs and the existing soil fertility level. यानी कस्टमाइज, उसको जितनी जरूरत है उसको उतना ही दिया जाए. और मतलब हमें सॉइल टेस्टिंग के थ्रू ये पता चल जाता है कि उसको कितनी फर्टिलाइजर की जरूरत है, कितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है. इसके अलावा प्रॉपर डोजेज, accurately calculating the proper amount of fertilizer to be applied based on the crop requirement and सॉइल टेस्ट, यानी जो हमने सॉइल टेस्ट किया था उस पे हम प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं कितनी डोज की जरूरत है. इट प्रिवेंट्स ओवर फर्टिलाइजेशन विच कैन लीड टू न्यूट्रिएंट रन ऑफ एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. ठीक है. इसके अलावा यूजिंग स्लो रिलीज फॉर्मुलेशन, तो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड अ स्टेडी सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड. ठीक है, मतलब लंबे अरसे तक आहिस्ता आहिस्ता ये न्यूट्रिएंट्स आते रहते हैं, तो वो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स उनको कहते हैं. इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ लीचिंग एंड इंश्योरिंग दैट प्लांट्स हैव एक्सेस टू न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट देयर ग्रोथ साइकिल, यानी बड़े होते होने तक उनसे वो इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं. इसके अलावा इसको फर्दर किस तरह इंप्रूव किया जा सकता है? अगर हम इसमें इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को अप्लाई करें या प्रेसिजन एग्रीकल्चर टेक्निक्स को अप्लाई करें तो इसको मजीद इंप्रूव किया जा सकता है. जैसे अगर हम देख लें, जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है वो क्या है? कंबाइनिंग द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स विद केमिकल फर्टिलाइजर्स. ठीक है, इन दोनों को, ऑर्गेनिक और केमिकल को मिला लें तो इट कैन इंप्रूव द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड एनहांस द सॉइल हेल्थ, लीडिंग टू बेटर ओवरऑल फर्टिलाइजर एफिशिएंसी. इसके अलावा प्रिसीजन एग्रीकल्चर पे इससे पहले भी बात आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले लेक्चर्स में, कि टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाए जीपीएस वगैरह और इन सब चीज़ों से, डेटा ड्रिवन अप्रोच के थ्रू हम रियल टाइम उसको देख सकें, उसको फिर मतलब डेटा गैदर कर सकें, फिर उसको ऑप्टिमाइज करें अपने जो भी उसकी स्पेसिफिक फील्ड की कंडीशन और नीड्स हैं उसके साथ उसको मतलब उसको सॉल्यूशन उसको पेश करें. तो वो प्रिसीजन हो जाती है कि मतलब बहुत ही स्मॉल लेवल पे उसको देखना और उसको ट्रैक करना रियल टाइम डेटा के थ्रू. इसके अलावा वाटर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं. वाटर रिसोर्सेज खासतौर से जो पाकिस्तान में हैं उनकी बात होगी इसमें इंशाल्लाह. वाटर रिसोर्सेज उसमें तीन टाइप की बात हो रही है यहाँ पे: सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर एंड कनाल वाटर. ठीक है, तो सरफेस वाटर includes rivers, lakes, and reservoirs that are crucial for irrigation in agriculture. In Pakistan, the Indus River system is the primary source of surface water, supporting extensive irrigation networks. ठीक है, तो बेसिकली जो इंडस रिवर सिस्टम है वो प्राइमरी सोर्स है सरफेस वाटर की, और ये एक वास्ट इरिगेशन सिस्टम को सपोर्ट करता है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए जरूरी है, पर्टिकुलरली एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में. इसके अलावा इरिगेशन नेटवर्क जो है यहाँ पे वो कनाल सिस्टम है जो ड्राइव किया जाता है इंडस रिवर से, विच अलाउज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ फार्मलैंड. मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ फार्मलैंड में ये पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है इरिगेशन नेटवर्क्स के थ्रू, जो कनाल सिस्टम है, enabling the farmers to cultivate crops even in the areas where it is experienced of limited rainfall. ठीक है, इसके अलावा ग्राउंड वाटर की बात कर लेते हैं. ग्राउंड वाटर क्या है जी? Groundwater is accessed through wells and tube wells. It plays a pivotal role in the regions where surface water is scarce, यानी जहाँ वो कम है surface water.
However, over extraction of groundwater can lead to depletion of aquifers and salinity issues. अच्छा जी, तो इसमें ये देख लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर में किस तरह से है। वो इस तरह से है कि ग्राउंड वाटर जो है ना वो एक क्रिटिकल सोर्स है इरिगेशन की, स्पेशली मतलब ड्राई सीजन में या उन एरियाज में जहाँ पे सरफेस वाटर अवेलेबल नहीं है रेडिली। चैलेंजेस इसमें क्या आते हैं कि भाई ज्यादा एक्सट्रैक्ट ना कर लिया जाए, ठीक है। अगर ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर लिया गया तो जो एक्विफायर्स हैं वो डिप्लीट हो सकते हैं, मतलब excessive pumping can lower the water tables, making it increasingly difficult for farmers to access groundwater. दूसरा, salinity issues. In many regions, over extraction can mobilize saline groundwater, leading to increased salinity in soils and affecting crop yields. ठीक है जी। इसके बाद अगर हम देख लेते हैं, ये तो मैंने कुछ वजाहत कर दी जो मतलब मसलों की होती है। अब हम आए थे कनाल सिस्टम। कनाल सिस्टम जो है पाकिस्तान का, पाकिस्तान कनाल सिस्टम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर फ्रॉम रिवर्स टू एग्रीकल्चरल लैंड। दिस सिस्टम इज एसेंशियल फॉर इरिगेटिंग क्रॉप्स पर्टिकुलरली इन एरिड रीजन। तो बेसिकली ये हमें पता चल गया कि ये वहां पे इसका इस्तेमाल होगा जहाँ पे रेनफॉल जो है इनसफिशिएंट है। इट अलाउज फॉर कंट्रोल्ड वाटर डिलीवरी, ठीक है। इसका फायदा क्या है कि इट अलाउज फॉर कंट्रोल्ड वाटर डिलीवरी टू फील्ड, मैक्सिमाइजिंग द एग्रीकल्चरल आउटपुट, ठीक है। और बाकी ये डिपेंड करता है सरफेस वाटर पे, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। द एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान हेवीली रिलाइज ऑन दिस कैनाल सिस्टम, which mitigates the risk associated with variable rainfall patterns, ठीक है। So the management of both surface and groundwater resources is important and crucial for sustainable agriculture practices in Pakistan, ठीक है। उसके अलावा चैलेंजेस भी हैं, लेकिन अगर हम इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज को अप्लाई करें तो इंशाल्लाह वो बैलेंस रहेगा और इन वाटर रिसोर्सेज से हम फायदा उठा सकते हैं, और वो हमारी जो ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड्स है उसको भी पूरा करेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, सीड क्लासेस एंड क्वालिटी की बात होगी। तो सीड क्लासेस एंड क्वालिटी, सीड्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर क्वालिटी एंड इंटेंडेड यूज। अच्छा जी, सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई सीड क्या है। सीड तो बीज होता है। सीड्स आर बेसिकली अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड देयर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड इंटेंडेड यूज, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट क्लासेस ऑफ सीड इज क्रूशियल फॉर फार्मर्स टू अचीव ऑप्टिमल क्रॉप परफॉर्मेंस। अच्छा जी, सबसे पहले जो क्लासेस हैं अगर हम देख लें, सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस्ड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस टू इंश्योर हाई क्वालिटी एंड प्योरिटी। बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से होती है कि दे मीट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स सेट बाय द रेगुलेटरी बॉडीज रिगार्डिंग द जर्मिनेशन रेट, नंबर वन। नंबर टू, डिजीज रेजिस्टेंस। नंबर थ्री, जेनेटिक प्योरिटी, ठीक है। Certified seeds can often be labeled with a certification tag that indicates their quality status. इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि यूजिंग सर्टिफाइड सीड helps ensure good germination rate, uniformity in crop establishment, और नंबर थ्री, हाई yield। तो ये बहुत अच्छी वाली जो है ना वो सर्टिफाइड सीड्स होती हैं, इनके बहुत फायदे। इसके अलावा अगर हम देख लें कि जो फाउंडेशन सीड्स हैं, द इनिशियल सीड्स यूज टू प्रोड्यूस सर्टिफाइड सीड, यानी ये प्रोड्यूस करती हैं सर्टिफाइड सीड्स को। दे हैव अ नोन पेडिग्री, ठीक है जी। अब बेसिक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दीज सीड्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम पेरेंट स्टॉक that is carefully selected for desirable traits such as number one, yield potential, number two, disease resistance, number three, adaptability, ठीक है जी। फाउंडेशन सीड्स, मतलब फाउंडेशन नाम से पता चल रहा है ना, बेसिस है किसी चीज की। फाउंडेशन सीड्स दे सर्व एज अ बेसिस फॉर प्रोड्यूसिंग सर्टिफाइड सीड्स, ensuring the genetic quality is maintained throughout the propagation process. इसका बेनिफिट क्या है? दे प्रोवाइड अ रिलायबल सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल फॉर सीड प्रोड्यूसर्स, ensuring the integrity and quality of subsequent seed generations। मतलब जो हमारी सर्टिफाइड सीड्स हैं जो मतलब बहुत अच्छी हाई क्वालिटी की हैं जिससे हमें बहुत सारे फवायद हासिल हो रहे हैं, उसकी बेसिस क्या है? फाउंडेशन सीड। अगर उसको नट शेल में याद करना है तो वो इस तरह से होगा, और उसकी एक पेडिग्री होती है जो हमें नोन होती है, हमें पता होती है। इसके बाद हाइब्रिड सीड्स, क्रॉस ब्रेड वेराइटीज डिजाइन टू एनहांस द यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंस, यानी हम खुद इसको क्रॉस ब्रेड कराते हैं ताकि अपनी मनपसंद चाहिए इसमें क्वालिटीज को ऐड कर सकें, यानी यील्ड को बढ़ा सकें, डिजीजेस से इसको इसका बचाव कर सकें। तो बेसिकली इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स द क्रॉसिंग ऑफ टू जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पेरेंट लाइंस
to produce an offspring with superior traits. ठीक है, दो डिस्टिंक्ट पेरेंट लाइन्स है, उनको आपस में हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से गुजारा है, तो एक ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ है जो सुपीरियर ट्रेड्स का था। ठीक है, दीज सीड्स ऑफन एग्जिबिट हाइब्रिड विगर यानी हेट्रोसिस, लीडिंग टू इंक्रीज्ड ग्रोथ रेट एंड हायर प्रोडक्टिविटी कंपेयर टू ओपन पोलिनेटेड वेराइटीज। उसके बाद इसका बेनिफिट क्या है, मतलब फायदा क्या है इसका? हाइब्रिड सीड्स कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव क्रॉप परफॉर्मेंस। ठीक है जी, ऑफरिंग एडवांटेजेस सच एज इनहैंस्ड यील्ड पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी और क्वांटिटी हमें हासिल हो। उसके बाद इंप्रूव्ड डिजीज रेजिस्टेंस एंड बेटर अडेप्टेबिलिटी टू वेरिइंग यानी डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। अच्छा जी, इससे आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट यहाँ पे रह गया कि क्वालिटी सीड्स आर एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग गुड जर्मिनेशन रेट, यूनिफॉर्मिटी एंड ओवरऑल क्रॉप परफॉर्मेंस। तो बेसिकली गुड जर्मिनेशन रेट होगा तो क्या फायदा होगा कि हाई क्वालिटी सीड्स जो होंगी ना, उनमें अगर जर्मिनेटिंग रेट जो है वो सक्सेसफुल होता है, अगर मतलब ज्यादा होता है, तो बेटर क्रॉप स्टेब्लिशमेंट होगी, मतलब वो आगे और ज्यादा बेहतर तौर से प्रोड्यूस कर सकेगा। यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी होगी तो सीड जो है वो कंसिस्टेंटली एक क्वालिटी है जो हमारा स्टैंडर्ड है वो प्रोड्यूस कर सकता है उस लेवल का। और बेसिकली सीड्स ऑफ कंसिस्टेंट क्वालिटी प्रोड्यूस प्लांट्स दैट ग्रो एट सिमिलर रेट्स। ठीक है, फैसिलिटेटिंग इजियर मैनेजमेंट एंड हार्वेस्टिंग। यूनिफॉर्मिटी होगी तो हमें पता है कि भाई कब हार्वेस्ट करना है, कब किस तरह इसकी देखभाल करनी है। उसके बाद ओवरऑल क्रॉप परफॉर्मेंस, हेल्दी हाई क्वालिटी सीड्स कंट्रीब्यूट टू रोबस्ट प्लांट ग्रोथ ज्यादा होगी, इंक्रीज यील्ड, और उसका एंड का फायदा क्या है कि इम्प्रूव रेजिस्टेंस टू पेस्ट एंड डिजीज। ठीक है, तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ है जो हमें फायदे हासिल होते हैं। तो बेसिकली इन्वेस्टिंग इन क्वालिटी सीड सिलेक्शन इज अ क्रूशियल स्टेप टुवर्ड्स दी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड फूड सिक्योरिटी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस पे। ठीक है जी, फार्मिंग प्रैक्टिसेस को बेसिकली हम जो है ना वो क्लासिफाई कर सकते हैं कन्वेंशनल में, ऑर्गेनिक में, अर्बन में और सॉइललेस कल्चर्स में। ठीक है, उसके बाद अब हम देख लेते हैं डिटेल में कन्वेंशनल फार्मिंग क्या होती है भाई। कन्वेंशनल फार्मिंग typically involves the use of synthetic fertilizers, pesticides and monoculture techniques. Key feature includes high input usage for maximum yield, reliance on chemical treatment for pest control, limited crop diversity. ठीक है, while conventional practices can lead to a high productivity, they often raise concerns for environmental sustainability and soil health. सही है जी, ये तो जनरल सा ओवरव्यू है, ये तो हम सबको पता है, तो इस पर इंशाल्लाह ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। बस जो 3 पॉइंट्स हैं की फीचर्स, उसको जरा मजीद देख लेते हैं। जो हाई इनपुट यूजेज फॉर मैक्सिमम यील्ड है, इसका क्या मतलब है? कन्वेंशनल फार्मिंग रिलाइज ऑन सिग्निफिकेंट इनपुट्स ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू इंप्रूव क्रॉप यील्ड्स। दिस हाई इनपुट अप्रोच ऑफन लीड्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इन शॉर्ट मतलब इन शॉर्ट टर्म ये हमें बहुत कारआमद है, मतलब फायदा देता है। उसके बाद जो केमिकल ट्रीटमेंट्स फॉर पेस्ट कंट्रोल, फार्मर्स टिपिकली यूज केमिकल पेस्टिसाइड्स टू मैनेज पेस्ट एंड डिजीजेस। While effective, this reliance can lead to pesticide resistance and negatively impact on non-target species. यानी ये नॉन टारगेट स्पीशीज को भी नेगेटिवली टारगेट कर सकता है। बेनिफिशियल है लेकिन कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी इसके आ जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद मतलब इससे लॉस क्या हो सकता है कि बेनिफिशियल इंसेक्ट और पॉलिनेटर्स भी जो है वो हम लूज कर जाते हैं कभी कभी इन केमिकल ट्रीटमेंट्स की वजह से। इसके बाद लेकिन इसका फायदा भी होता है, ठीक है, जब भी ये की फीचर्स में शामिल है। इसके बाद लिमिटेड क्रॉप डाइवर्सिटी, इसका ये मतलब है मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस वेयर सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ओवर अ लार्ज एरिया। ठीक है, दीज आर कॉमन इन कन्वेंशनल फार्मिंग। दिस अप्रोच कैन सिंप्लीफाई मैनेजमेंट बट इट, इसका मसला क्या है? इट रिड्यूसेस बायोडाइवर्सिटी एंड इट इंक्रीजेस द वनरेबिलिटी टू पेस्ट एंड डिजीजेस। ठीक है, तो इसमें कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न है, जैसे सॉइल डिग्रेडेशन हो सकती है, वाटर पोल्यूशन हो सकती है, और बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा तो लोकल जो इकोसिस्टम है उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं। सही है जी, तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। पिछली वाली में हमने इतना टाइम इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो हमें बेसिकली पता है, हमारे तातो शऊर में वो ऑलरेडी मौजूद है, बस वो वर्डिंग हमें उसके थ्रू मिल गई। ऑर्गेनिक फार्मिंग ये काफी इन है अभी,
तो इसको हम इंशाल्लाह थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग emphasizes ऑन सस्टेनेबिलिटी बाय अवॉइडिंग सिंथेटिक केमिकल्स। की प्रैक्टिसेस, अच्छा की प्रैक्टिसेस पे आने से पहले ये क्यों कह रहे हैं भाई कि हमें ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, तो इसलिए क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस इससे जो है ना वो प्रमोट होता है। इट फोकसेस ऑन मेंटेनिंग सॉइल हेल्थ एंड एनहांसिंग बायोडाइवर्सिटी। की प्रैक्टिसेस इसमें क्या क्या है भाई? सबसे पहले ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को यूज किया जाता है, ठीक है। फार्मर रिलाई ऑन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज मैन्योर एंड कंपोस्ट, ये हमने पहले पढ़ा है, टू इनरिच सॉइल विदाउट हार्मफुल केमिकल रेजिड्यूज। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन टू मेंटेन सॉइल हेल्थ, हमने देखा था पिछला वाला क्या था, मोनो, मतलब उसमें रोटेट नहीं कर रहे थे। यहाँ पे हम क्रॉप रोटेशन करेंगे। दिस प्रैक्टिस, इसको भी हमने पहले अलहमदुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। अभी एक इजमालन से तस्वुर ले लेते हैं। दिस प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स ऑल्टरनेटिंग डिफरेंट क्रॉप्स इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। इट डिस्टर्ब्स पेस्ट साइकिल्स एंड एनहांसेस बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये बेसिकली नेचुरल प्रेडेटर पे डिपेंड करती है। और बायोलॉजिकल कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है, इससे पेस्ट जो है वो मैनेज हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ रिलाइंग सोनली ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। ठीक है। अब नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एम्स टू एनहांस बायोडाइवर्सिटी व्हाइल प्रोड्यूसिंग हेल्दी फूड विदाउट हार्मफुल रेजिड्यूज। तो ये इसका कुछ एक फायदा है कि हेल्दी फूड मिल जाता है हमें वाइल मिनिमाइजिंग द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, और बायोडाइवर्सिटी मिल जाती है। उसको एनहांस करता है, सॉइल हेल्थ को एनहांस करता है, रिड्यूसेस पोल्यूशन फ्रॉम सिंथेटिक केमिकल्स। ठीक है, जो सिंथेटिक केमिकल्स से हमें मसाइल आ रहे थे उसको भी कम कर देता है। इसके बाद अर्बन फार्मिंग, ये भी एक ग्रोइंग मशगल है, समझ लें। अर्बन फार्मिंग इन्वॉल्व्स द ग्रोइंग ऑफ फूड इन अर्बन एरियाज यूटिलाइजिंग लिमिटेड स्पेस इफेक्टिवली। ठीक है। दिस अप्रोच एड्रेसेस फूड सिक्योरिटी challenges in cities while promoting green spaces while promoting green spaces। की फीचर्स क्या है भाई इसके? जैसे की फीचर्स हम देख लेते हैं, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये हो जाती है। तो एक तो रूफ टॉप पे हो जाता है, ठीक है, एक रूफ टॉप है। उसके बाद एक और तरीका है इसका जो की फीचर है, वो वर्टिकल फार्मिंग सिस्टम एक चीज है, दूसरा कम्युनिटी गार्डन है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये इसके की फीचर्स हैं। तो रूफ टॉप गार्डनिंग क्या है? यूटिलाइजिंग रूफ टॉप्स फॉर गार्डनिंग मैक्सिमाइजेस स्पेस इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज while प्रोवाइडिंग फ्रेश प्रोड्यूस। सही है जी। उसके बाद वर्टिकल फार्मिंग सिस्टम्स क्या है? दिस इज एन इनोवेटिव सॉल्यूशन या इनोवेटिव सिस्टम दैट अलाउज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इन स्टैक्ड लेयर्स या वर्टिकली इंक्लाइंड सर्फेसेस। समझ रहे हैं? मतलब कबर्ड की तरह की जो होती है ना हमारी, उस तरह की क्लोजेट टाइप की जो है ना वो सेटिंग होती है इसकी। इट ऑप्टिमाइजेस द स्पेस यूजेज इन एनवायरमेंटल इन अर्बन एनवायरमेंट्स। इसके अलावा कम्युनिटी गार्डन्स क्या होते हैं? लोकल कम्युनिटीज एस्टैब्लिश गार्डन्स वेयर रेजिडेंट्स कैन ग्रो फूड कलेक्टिवली fostering community engagement and access to fresh produce, यानी फ्रेश खाना भी हमें मिल जाता है। तो लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ अर्बन फार्मिंग लिखी हुई है ये, कि अर्बन फार्मिंग कंट्रीब्यूट्स टू लोकल फूड सिक्योरिटी, रिड्यूसेस ट्रांसपोर्टेशन emissions and promotes green spaces within the cities। तो यानी जो ट्रांसपोर्ट है हमारा, पोल्यूशन हो रहा था तो उसको कम कर दिया, लोकली और ज्यादा मजीद फूड सिक्योरिटी बढ़ गई, ग्रीन स्पेसेस बढ़ गए विद इन द सिटीज। ठीक है जी, तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और बायोडाइवर्सिटी जो है वो बढ़ी है। इसके बाद हम आ जाते हैं सॉइललेस कल्चर। ये भी एक बहुत बढ़ता हुआ ट्रेंड है, अगर हम देखें तो इस पे गौर करना चाहिए। सॉइललेस कल्चर क्या है? द टेक्निक इन्वॉल्व ग्रोइंग, मतलब बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जो जिसमें वो ये काम करते हैं कि इट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स विदाउट ट्रेडिशनल सॉइल मीडियम्स। ठीक है जी, without traditional soil mediums। These methods are particularly useful in urban settings or areas with poor soil quality। ठीक है जी। की मेथड्स क्या है? एक है हाइड्रोपोनिक, दूसरा है एरोपोनिक। हाइड्रोपोनिक क्या है? ग्रोइंग प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट रिच water solutions। Basically, this method allows for precise control over nutrient delivery and can result in faster growth rates compared to traditional soil-based methods। इसके अलावा एरोपोनिक है। एरोपोनिक क्या है? प्लांट्स सस्पेंडेड इन एयर। ठीक है। पिछला वाला क्या था? वाटर में था, न्यूट्रिएंट रिच वाटर में। अब ये एरोपोनिक क्या है? एयर में। प्लांट सस्पेंडेड इन एयर विद रूट्स मिक्सड विद न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस। ठीक है जी। दिस टेक्निक यूजेस मिनिमल वाटर व्हाइल मैक्सिमाइजेस ऑक्सीजन एक्सपोजर। ऑक्सीजन एक्सपोजर होता है तो इसकी फास्ट ग्रोथ हो जाती है।
ऑक्सीजन जितना मिलता है तो ये फास्ट रैपिडली ग्रो करता है, तो वो एक्सपोजर दिया जाता है रूट्स को। ठीक है जी। तो इसका एडवांटेज क्या है कि दिस मेथड अलाउज फॉर एफिशिएंट रिसोर्स यूज एंड कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन लिमिटेड स्पेस और अर्बन सेटिंग्स। ठीक है, वेयर ट्रेडिशनल फार्मिंग इज इम्प्रैक्टिकल। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला हमारी बात का कि द एग्रीकल्चरल लैंडस्केप encompasses of various practices ranging from conventional farming to organic methods। ठीक है, और अर्बन फार्मिंग और सॉइललेस कल्चर, यही हमने चार डायमेंशन जो है वो पढ़ी हैं। Each approach has its unique benefits and challenges, while conventional farming focuses on maximizing yield through high input usage, इट रेजेस सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल कंसर्न्स। तो ये मसला था। तो इसके कॉन्ट्रास्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोमोट्स सस्टेनेबिलिटी थ्रू नेचुरल प्रैक्टिसेस। उसके अलावा अर्बन फार्मिंग क्या कर रही है, इट एड्रेसेस फूड सिक्योरिटी इश्यूज इन सिटीज बाय यूटिलाइजिंग लिमिटेड स्पेसेस इफेक्टिवली। और लास्टली जो हमने डिस्कस किया वो है सॉइललेस कल्चर, व्हिच ऑफर्स इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स विदाउट ट्रेडिशनल सॉइल मीडियम्स। Understanding these diverse practices is really essential for making decisions about sustainable agriculture and food production systems। ठीक है जी। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं एग्रो बेस इंडस्ट्रीज पे। तो भाई एग्रो बेस इंडस्ट्रीज क्या है? एग्रो बेस इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन लिखी है कि विच प्रोसेस द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इनटू कंज्यूमेबल्स और रॉ मटेरियल। ठीक है, these industries play a significant role in adding value to agricultural products and boosting the economic development। Here are some key examples। ठीक है, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती हैं उसकी कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहे थे। जैसे सबसे पहली एग्जांपल दी हुई है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो बेसिकली ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं इसमें आ जाता है आपका केनिंग, फ्रीजिंग, पैकेजिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इनका रोल क्या है, इनका काम क्या है? दीज इंडस्ट्रीज कन्वर्ट रॉ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इनटू रेडी टू ईट और इजीली कंज्यूमेबल फॉर्म्स, एक्सटेंड्स दी शेल्फ लाइफ एंड इट आल्सो एनहांसेस द फूड सेफ्टी। ठीक है जी। इसके बाद पॉइंट नंबर टू, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यूटिलाइजिंग कॉटन। तो बेसिकली कॉटन प्रोसेसिंग फॉर क्लोथिंग एंड होम टेक्सटाइल। ठीक है जी। रोल क्या है इसका? दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म्स रॉ फाइबर्स इनटू फैब्रिक्स, contributing significantly to the employment and the economic output। तो ये भी कॉटन जो है हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारा प्रोड्यूस करेगा तो ये आगे काम बढ़ेगा ना। उसके बाद एक डाइवर्स एग्जांपल दी हुई है, मतलब एक और डायमेंशन में एग्जांपल दी हुई है, वो है बायोफ्यूल प्रोडक्शन। बायोफ्यूल प्रोडक्शन फ्रॉम क्रॉप्स लाइक शुगर केन और कॉर्न। तो बेसिकली इसका रोल क्या होता है? बायोफ्यूल इंडस्ट्रीज यूटिलाइज एग्रीकल्चरल फीड स्टॉक्स टू प्रोड्यूस रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। इस पे मतलब पूरा एक लेक्चर है फूड वेस्ट वैल्यूराइजेशन का जो ग्लोबल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ हुआ था। आप लोग इंशाल्लाह वो वाली प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। इसका उसमें इस पे भी थोड़ी सी जो है ना वो बात हुई थी। जो थर्ड लेक्चर था उसका गालिबन उसमें डिटेल्ड बात हुई थी। और उसमें ये बात हुई थी कि जो एग्रीकल्चर फीड स्टॉक्स हैं, यानी जो हम चीज़ें जिनको यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जो बच जाती हैं, जो हमारे किसी काम की नहीं आती, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम उससे रिन्यूएबल, उसको एज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उसका लुबे ये था। अच्छा जी, these industries play a significant role in adding value to agricultural products and boosting the economic development। ठीक है जी, ये तो हमने देख लिया। अब इसकी कुछ इलेबोरेशन कर देते हैं कि मतलब किस तरह जो वैल्यू एडिशन है वो किस तरह होती है। कि बेसिकली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है दे एनहांस द वैल्यू ऑफ रॉ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, मेकिंग देम मोर मार्केटेबल एंड प्रॉफिटेबल फॉर फार्मर्स। ठीक है जी, वैल्यू एडिशन होती है इसलिए ताकि वो मार्केटेबल बन जाए और प्रॉफिट उसमें जो है वो ज्यादा हम ले सके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस तरह काम आएगा? These industries contribute significantly to national economies by creating jobs, supporting rural development and increasing the export potential। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बात तो सबको ही पता है भाई, फसलों से खाना तो बनता ही है। तो ये तो हर लेमैन को पता है कि फूड सिक्योरिटी इससे जो है वो बेहतर होती है। By processing and preserving food products, agro-based industries can help ensure food security and reduce waste। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर। इसका जो बेसिक मकसद है वो ये है कि फूड इनसिक्योरिटी को कम किया जाए और बेहतर से बेहतर टेक्निकल असिस्टेंस दी जाए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में ये काम कर रहा है। कलेक्टिंग डेटा ऑन ग्लोबल फूड प्रोडक्शन ट्रेंड्स, क्यों? ताकि वो रिसर्च बढ़ेगी तो डेटा ड्रिवन अप्रोच जो है वो बेहतर हो सकती है और मजीद। और इसके अलावा फूड क्राइसिस में ये जो है मदद करता है। अलबत्ता मोस्टली जैसे अगर हम देखें अभी जो करंट पैराडाइम हमारा 2024, जो जायनिस्ट जो अटैक कर रहे हैं इसराइल वाले पैलेस्टाइन में, वहां तो ये कुछ नजर नहीं आ रहे, और मजीद जगह भी मतलब बेसिकली चूंकि ये सिलेबस में पढ़ाया जाता है तो उसका पार्ट है, लेकिन अगर हम वैसे देख लें तो ये कोई फाल नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा कोई इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन चूंकि सिलेबस का पार्ट है तो उसको एक रिव्यू ले लेते हैं, एक ओवरव्यू। तो एफएओ जो है वो बेसिकली कंट्रीज के साथ काम करता है फूड सिक्योरिटी को एनहांस करने में और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। और इसका एक और जो मसरफ है वो ये है कि वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे भी काम करता है। ठीक है जी, इसी के साथ अलहमदिल्ला हमारा सेशन आज मुकम्मल हुआ। दिस इज मी साइनिंग आउट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।